ठंड अपने चरम पर है। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। अलाव की लपटें धीमी धीमी जल रही हैं। रामू, कालू और मंगरू कंबल ओढ़े बैठे हैं, हाथों को सेक रहे हैं। दूर से सियार की आवाज आती है। कालू, आज हवा में अजीब सी ठंडक है। ऐसी ठंड तो फागुन में भी नहीं पड़ती। और ये सियार इतनी देर रात गांव के इतना करीब क्यों घूम रहे हैं? रामू भाई, सिर्फ ठंडक ही नहीं, अजीब सी खामोशी भी है। तुमको याद है पिछली बार जब ऐसी खामोशी छाई थी, तब गांव में वो काली घटना हुई थी। अरे आप दोनों भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। वो तो बहुत पहले की बात है। अब कहाँ भूत प्रेत और वो काली शक्ति की कहानियां। ये सब मन का वहम है। आजकल सब बिजली और फोन का जमाना है। चुप कर रे छोकरे, तूने वो रात नहीं देखी? इस बरगद की जड़ें खून से सनी हैं। आज से 20 साल पहले इसी रात, पूर्णिमा की रात, बिंदा बाबा ने कहा था कि जब भी ये पेड़ ऐसे खामोश होगा तो समझ लेना वो चीज वापस आई है। कालू की बात खत्म होते ही अलाव की लपटें अचानक 1 सेकंड के लिए तेज होती हैं और फिर लगभग बुझ जाती हैं। एक अजीब सी गंध हवा में फैल जाती है। क्या हुआ? ये महक कैसी है? जैसे सूखी लकड़ियां जल रही हों, मगर थोड़ी सड़ी हुई भी। उठो, लगता है कोई आया है। तीनों उठकर खड़े हो जाते हैं। कोहरे में दूर कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई देता है। ये किसी लंबे पतले साए जैसा दिखता है। वो क्या है? कोई आदमी नहीं लग रहा। इतना लंबा और उसकी आंखों में जैसे आग जल रही हो। कोहरे में दिख रहा सफेद साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके बढ़ने की आवाज नहीं आ रही है, बस सूखे पत्तों के कुचलने जैसी हल्की हल्की आवाज आती है। भागो, ये इंसान नहीं है। कालू, तू गांव की तरफ भाग। मंगरू, तू इधर से खेत की तरफ जा। मिलना नहीं चाहिए। कालू और मंगरू घबराकर भागना शुरू करते हैं। रामू कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, साये का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन साये की गति देखकर वो भी डर जाता है। साया अब कालू के ठीक पीछे खड़ा है। कालू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। कालू डर के मारे आंखें बंद किए जमीन पर पड़ा है। साया उसके ठीक ऊपर झुका हुआ है। साये के शरीर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका कालू को महसूस होता है, जिससे उसकी हड्डियां तक कांप उठती हैं। साये की घरघराहट वाली आवाज अब एक धीमी फुसफुसाहट में बदल जाती है, जैसे कोई पुरानी फटी हुई चादर हिल रही हो। क्यों भागा? मैं तो बस देखने आया था। फुसफुसाहट सुनकर कालू की सांसें अटक जाती हैं। वो हिलने की कोशिश भी नहीं कर पाता। तभी दूर से रामू की आवाज आती है। कालू, डट कर खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ। रामू की आवाज से साये का ध्यान भंग होता है। साया धीरे से मुड़कर रामू की तरफ देखता है। इस एक पल का फायदा उठाकर कालू जान बचाकर सड़क से नीचे खेतों की तरफ लुढ़क जाता है। साये के गुजरते ही रामू को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। वो कुछ कदम लड़खड़ाता है और फिर खुद को संभाल कर बिना पीछे मुड़े गांव की ओर भागता है। अगर मैं रुका तो मंगरू और कालू को कौन बताएगा? सरपंच को बताना होगा। सड़क अब अंधेरी और शांत हो गई है। साया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ सूखी घास में किसी चीज के घिसटने की हल्की सी आवाज रह रह कर आ रही है, जैसे वो अब छिपकर इंतजार कर रहा हो। सरपंच दयानंद अपने चौपाल पर कुछ ग्रामीणों सुमेर सईद के साथ बैठे हुक्का पी रहे हैं और ठंड से बचने के लिए बातें कर रहे हैं। तभी रामू दौड़ते हुए, लगभग गिरते हुए वहां पहुंचता है। सरपंच साहब, वो वापस आ गया है। अरे रामू, क्या हो गया तुझे? ऐसे भूत की तरह क्यों हाँफ रहा है? कौन वापस आ गया? बरगद के पेड़ के पास हमने उसे देखा। एक सफेद लंबा साया। उसकी कोई आंखें नहीं थीं। उसने कालू को घेर लिया था। क्या कह रहा है रामू? वो पुरानी मनहूसियत, 20 साल पुरानी बात? मैंने महसूस किया था। हवा में अजीब सी गंध थी। मैंने मना किया था कि कोई उस पेड़ के पास ना जाए। रामू, तूने अपनी आंखों से देखा? पक्का? हाँ, बिल्कुल पक्का। कालू और मंगरू दोनों भागे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं।
हमें ढूंढना होगा। वो कोई आदमी नहीं था सरपंच साहब, वो कोई आत्मा थी। सरपंच दयानंद उठकर खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और संकल्प का मिश्रण है। सुमेर, जल्दी से मंदिर के पुजारी जी को बुलाओ और गांव के 10 मजबूत नौजवानों को लाठी लेकर यहां जमा करो। गांव पर आफत आई है। सरपंच दयानंद के नेतृत्व में एक छोटा खोज दल, जिसमें रामू, जगदीश और मोती शामिल हैं, मशाले लिए खेतों के किनारे किनारे कालू और मंगरू को ढूंढ रहा है। रात की ठंड और गहरा कोहरा खोज को मुश्किल बना रहा है। रामू, तूने कहा था कि मंगरू खेत की तरफ भागा था, लेकिन यहाँ तो कोई निशान नहीं है। ये दलदल का इलाका है, अगर वो इसमें फंस गया तो? नहीं, वो बहुत तेज भागा था। उसने जरूर इस सूखे कुएं के पास से रास्ता लिया होगा। मगर अजीब बात है, यहाँ सिर्फ कालू के पद चिन्ह है। इसका मतलब है कि कालू तो गांव की तरफ भागा, लेकिन मंगरू कहीं और चला गया, या उसे यहीं पकड़ लिया गया। रामू, याद कर, जब तुमने उस साए को देखा तब क्या मंगरू तुम्हारे नजदीक था? मैं कालू को चिल्ला रहा था। मंगरू ने उस साए को देखकर पहले ही खेत की तरफ छलांग लगा दी थी। तभी मोती अचानक चिल्लाता है। वो पास के बबूल के पेड़ की तरफ इशारा करता है। देखो, वो ये किसका है? वे सब बबूल के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ की एक सूखी टहनी पर मंगरू का आधा फटा हुआ कंबल फंसा हुआ है। कंबल पर मिट्टी और काले धब्बे लगे हैं। ये कंबल मंगरू का ही है, लेकिन ये काले धब्बे, ये मिट्टी नहीं है। ये जली हुई चीज जैसा लग रहा है, और गंध, वही सड़ी हुई गंध। रामू नीचे देखता है और एक और भयानक चीज पाता है। जमीन पर जहां मंगरू का कंबल फंसा था, वहां की सूखी घास अजीब तरह से झुलस गई है, जैसे किसी ने उसे बहुत तेज ठंड या एसिड से जला दिया हो। बीच में गहरा गड्ढा है। साया, उसने मंगरू को पकड़ लिया। वो उसे घसीट कर ले गया है। मंदिर में पुजारी त्रिलोकी शांत बैठे पूजा की सामग्री तैयार कर रहे हैं। सरपंच दयानंद हाफते हुए उनके पास पहुंचते हैं। पुजारी जी, मंगरू का पता नहीं चल रहा है। उसका कंबल मिला है, लेकिन वो गायब है। रामू ने जिस साए की बात की, वो सच है। दयानंद, मैं जानता था हवा बहुत दिनों से भारी थी। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये शीतल प्रेत है। शीतल प्रेत? आपने ये नाम पहले कभी नहीं लिया। ये क्या है? ये वही शक्ति है जिसके बारे में बिंदा बाबा ने 20 साल पहले चेतावनी दी थी। ये प्रेत खून या शरीर नहीं चाहता, इसे ऊष्मा चाहिए, गर्मी। ये आदमी को अंदर से जमा देता है, उसकी सारी गर्मी सोख लेता है। इसीलिए मंगरू के कंबल पर झुलसने के निशान हैं। वो अपने शिकार से अंतिम ताप खींच रहा था। सरपंच दयानंद और रामू ने तेजी से गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चौपाल पर पुजारी त्रिलोकी एक बड़ा मिट्टी का दीपक जलाकर उसमें विशेष धूप डाल रहे हैं, जिससे तेज मीठी गंध आ रही है। गांव वाले डर और गुस्से के मिश्रण में लाठी, हंसिया और मशालें तैयार कर रहे हैं। आग बुझनी नहीं चाहिए। शीतल प्रेत को उजाला और ताप पसंद नहीं है। दयानंद, सुनिश्चित करो कि हर घर के बाहर कंडे या लकड़ी का छोटा अलाव जल रहा हो। रामू, गांव की चारों दिशाओं में 4 सबसे बड़ी मशालें जलनी चाहिए। कोई भी पानी या गीली चीज बाहर नहीं होनी चाहिए। ये ठंड से डरता है। ठीक है सरपंच साहब, मैं अभी लड़कों को भेजता हूँ। लेकिन अगर वो साया गांव के अंदर आ गया तो? हम उसे अंदर नहीं आने देंगे। पुजारी जी, हमें कोई रक्षा कवच चाहिए। बिंदा बाबा ने इस डिबिया में शुद्ध राख और पवित्र बभूत रखी थी। मैं मुख्य चौपाल के चारों ओर इसकी रेखा खींच रहा हूँ। ये तापमान की दीवार बनाएगी। कोई भी इस रेखा को बिना मेरे आदेश के पार नहीं करेगा। पुजारी त्रिलोकी तेजी से भभूत की एक पतली रेखा खींचते हैं। इस बीच दूर से कालू लड़खड़ाता हुआ आता है। उसके शरीर पर बहुत मिट्टी लगी है और वो बुखार में लग रहा है, पर उसे ठंड लग रही है। रामू, वो उसकी आवाज मेरे कानों में जम गई है। मंगरू खत्म। सरपंच तुरंत कालू को अलाव के पास बिठाते हैं और उसे एक मोटा कंबल उड़ाते हैं। कालू के शरीर का तापमान इतना कम है कि वो अपने कंबल के बावजूद कांप रहा है।
गांव के लोग अब मशालों और जलते हुए अलावे के कारण थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर कोने से गर्मी और धूप की गंध आ रही है, लेकिन गांव की बाहरी सीमा पर एक गहरा बदलाव महसूस होता है। रामू, बाहर आओ, हवा थम गई है। अचानक कोहरे में से एक धीमी घिसटने की आवाज आती है। साया अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी चारों तरफ महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे ठंड ने रूप ले लिया हो। फिर गांव की सबसे बाहरी गली में जलाया गया सबसे बड़ा अलाव, जो कंडे और लकड़ियों से बनाया गया था, अचानक बिना किसी हवा के झोंके के बुझ जाता है। धुआं उठता है, लेकिन गर्मी गायब हो जाती है। ये क्या हुआ? आग बुझ गई, ठंड हमला कर रही है। अलाव के बुझते ही बुझी हुई आग की जगह पर बर्फ की एक पतली परत जम जाती है। शीतल प्रेत ने गांव की दीवार में पहला छेद कर दिया है और अब वो आगे बढ़ रहा है। गांव की बाहरी गली में जहां अलाव बुझा था, वहां बर्फ की एक सख्त परत जम गई है। रामू और सुमेर भयभीत होकर पीछे हटते हैं। कमरे के तापमान में अचानक गिरावट आती है। रामू, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। ये साधारण ठंड नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरी सांस खींच रहा है। भागो, चौपाल की तरफ भागो। पुजारी जी की भभूत की रेखा ही हमें बचा सकती है। इस गली को छोड़ दो। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, एक तीखी जमने वाली हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। यह हवा नहीं, बल्कि शीतल प्रेत की मौजूदगी है। पास के एक पीपल के छोटे पेड़ की हरी पत्तियां, जो कुछ मिनट पहले हरी थीं, झट से भूरी होकर टूट जाती हैं। मैं नहीं भाग पा रहा। मेरी टांगों में जान नहीं है। रामू हिम्मत करके सुमेर को खींचता है, लेकिन तब तक साया उनके बहुत करीब पहुंच चुका होता है। रामू को लगता है जैसे कोई उसके गले पर बर्फ रख रहा हो। वो शक्तिहीन महसूस करता है। चौपाल पर सरपंच और पुजारी जी के चारों ओर गांव के बाकी लोग जमा हैं। पुजारी त्रिलोकी तेज आवाज में संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे हैं और दीपक की धूप को हवा में फैला रहे हैं। चौपाल के चारों ओर खींची गई भभूत की रेखा हल्के नीले रंग में चमक रही है, जो एक गर्म दीवार जैसा प्रभाव दे रही है। मोती, आग धीमी नहीं पड़नी चाहिए। यही हमारी ढाल है। तभी रामू और सुमेर चौपान की ओर लड़खड़ाते हुए भागते हैं। उनके पीछे सफेद साया भी उसी गति से आ रहा है। जैसे ही रामू भभूत की रेखा के पास पहुंचता है, साया उन पर हमला करने के लिए झपटता है। हम अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन अब हम फंस चुके हैं। वो पूरी रात बाहर रहेगा क्योंकि आज पूर्णिमा है। चौपाल के अंदर जलते हुए अलाव और धूप की गंध से थोड़ी गर्मी है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। बाहर साया अभी भी भभूत की रेखा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक धीमी रेंगने वाली आवाज कर रहा है। कालू अलाव के पास लेटा हुआ है, लगातार कांप रहा है। पुजारी जी, हम कब तक यहाँ रुक सकते हैं? ये साया इतनी देर तक बाहर कैसे टिक सकता है? ये रात पूर्णिमा की है दयानंद। इस रात इसकी शक्ति चरम पर होती है। ये इंतजार करेगा। इसे गर्मी चाहिए, जीवन की गर्मी। इसे पता है कि हम सब अंदर जमा हैं। हमें इसे भोर होने तक रोकना होगा, जब इसकी शक्ति कम होती है। कालू ठीक नहीं है। उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा हो रहा है। वो बड़बड़ा रहा है। रामू झुककर कालू की बात सुनने की कोशिश करता है। कालू की आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं है। वो धीरे धीरे कुछ शब्द दोहरा रहा है। उसकी आहट हर तरफ। वो अकेला नहीं है। बरगद के पास बहुत सारे जुड़वा। क्या बक रहा है ये? कौन जुड़गा? ओहो, बिंदा बाबा ने कहा था, यह साया अकेला नहीं आता। यह शीतल प्रेत हमेशा अपने पीछे 2 और छोटी आत्माओं को लाता है, जिन्हें वे सहयोगी कहते हैं। वे मन को भ्रमित करते हैं और आग बुझाते हैं। पुजारी जी की बात खत्म होते ही चौपाल के अंदर जल रहे सबसे छोटे अलाव की लौ अचानक ऊपर उठती है और फिर झटके से बुझ जाती है। इससे चौपाल के कोने में हल्का अंधेरा हो जाता है। देखो, आग बुझ गई। जुनका। सरपंच तुरंत उस कोने की ओर भागते हैं जहां अंधेरा हुआ है। वे देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, लेकिन जमीन पर अलाव की राख के बीच में 2 छोटे बर्फीले हाथ के निशान बने हुए हैं।
वे अंदर आ गए हैं। वे भभूत की रेखा के नीचे से या जमीन के अंदर से आए होंगे। तभी चौपाल के पीछे से, जहां गांव का पुराना कुआं है, एक बच्चों के रोने जैसी पतली डरावनी आवाज आती है। आवाज दर्दनाक है और गांव वालों को विचलित कर रही है। मोती, रुक जा, वो तुम्हें ठंड से मार देगा। रामू और सरपंच मोती को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोती तब तक भभूत की रेखा पार करके कुएं की तरफ तेज गति से दौड़ जाता है। बाहर साया अब मोती की ओर झपटता है। मोती, रुक जा, वो तुम्हें ठंड से मार देगा। लेकिन मोती नहीं सुनता। कुएं के पास पहुंचकर वो रुक जाता है। कुएं के मुहाने पर सफेद साया उसका इंतजार कर रहा होता है। साया कोई आवाज नहीं करता, बस ठंड फैलाता है। साये के साथ कुएं के चारों ओर दो छोटे धुंधले साये भी घूमते हैं। ये सहयोगी हैं जो रोने की आवाज पैदा कर रहे थे। पुजारी जी, लगता है अब हमें हमला करना होगा। हे भगवान, मोती वो चला गया। मोती की मौत से चौपाल में गहरा सन्नाटा पसर जाता है। बाहर साया अभी भी भभूत की रेखा से दूर है, लेकिन वो अधिक शक्तिशाली और तेज हो गया है। सरपंच और पुजारी जी एक कोने में खड़े होकर बात कर रहे हैं। सरपंच: पुजारी जी, अब आप ही बताइए, अगर हम रात भर यहाँ रुके रहे तो ये हमें एक एक करके बाहर खींच लेगा। हमें कुछ करना होगा। ये प्रेत आया कहाँ से? दयानंद, ये कहानी 20 साल पुरानी है। जब ये गांव नया बसा था, तब यहाँ सिर्फ एक आदमी रहता था, जिसका नाम शिवन था। वो अकेला रहता था और उसे ठंड से बहुत डर लगता था। वो हमेशा आग जलाए रखता था। शिवन? उसका इस प्रेत से क्या लेना देगा? गांव वालों ने उसे जादू टोना करने वाला समझा। एक भयानक ठंडी रात में गांव वालों ने बिंदा बाबा के मना करने के बावजूद उसके घर को चारों ओर से घेर लिया और उसकी आग बुझा दी। उन्होंने उसे जानबूझकर जमा दिया। कालू, जो पास में लेटा हुआ था, अब अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखें तेजी से पुजारी जी की तरफ देखती हैं। हमें उसकी कब्र तक पहुंचना होगा और उसे फिर से आग देनी होगी। पुजारी त्रिलोकी द्वारा शिवन की कहानी सुनाने के बाद सभी ग्रामीण डर से कांपने लगते हैं। तालू, जो पहले बुखार में कांप रहा था, अब पूरी तरह से शांत हो गया है। उसकी आंखें खुली है और वो चौपाल के बाहर घूम रहे साये की तरफ घूर रहा है। कालू भाई, क्या हुआ? तुम इतना शांत क्यों हो गए? रामू के छूते ही वो चीख उठता है। कालू का शरीर इतना ठंडा है जितना बर्फ भी नहीं होती। उसके कंबल के ऊपर भी एक पतली सफेद परत जम गई है। सरपंच साहब, कालू ये पत्थर जैसा ठंडा हो गया है। ये जम चुका है। नहीं, शीतल प्रेत ने अपना काम कर दिया। मंगरू और मोती की गर्मी सोखने के बाद उसने कालू की गर्मी सोखी है। अब उसका शरीर प्रेत के लिए आकर्षण बन गया है। यानी वो साया अब कालू के शरीर को बाहर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक उसी समय चौपाल के बाहर घूम रहा सफेद साया अचानक रुक जाता है। वो सीधा कालू की तरफ देखता है, फिर भभूत की रेखा को छुए बिना ठंडी हवा का एक झोंका चौपाल के अंदर आता है, सीधा कालू के शरीर को खींचने की कोशिश करता है। मैं इसे बाहर नहीं जाने दूंगा। दयानंद, समय नहीं है। अगर प्रेत को जमा हुआ शरीर मिल गया तो उसकी शक्ति अनंत हो जाएगी। हमें बरगद के पेड़ की तरफ जाना होगा। हमें उसकी कब्र को गर्मी देनी होगी। बाहर साया अब तेजी से भभूत की रेखा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पुजारी त्रिलोकी तेजी से मंत्र पढ़कर रेखा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच दयानंद और रामू ने बाहर निकलने का फैसला किया है। रामू, तुम मशाल पकड़ो, मैं फावड़ा लेता हूँ। हमें तेज भागना होगा। सरपंच साहब, हमें सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। जब तक पुजारी जी का मंत्र शक्तिशाली है, निकलो। जैसे ही पुजारी त्रिलोकी मंत्रों को चरम पर ले जाते हैं, सरपंच और रामू तेजी से भभूत की रेखा से बाहर छलांग लगाते हैं। बाहर की अत्यधिक ठंड उन्हें तुरंत घेर लेती है। वो साया हमारी तरफ आ रहा है। साया, जो कालू के शरीर पर केंद्रित था, अब गुस्से से सरपंच और रामू की तरफ मुड़ता है। वो चीखता है, एक बर्फीली तेज आवाज में, और अविश्वसनीय गति से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। बरगद का पेड़, वहीं उसकी कब्र है। हमें वहां पहुंचकर फावड़ा मारना होगा।
कोहरे में बरगद का पेड़ अब काला भयानक दिखाई दे रहा है। साया उनके ठीक पीछे है। रामू को लगता है जैसे उसके पैरों की शक्ति खींची जा रही हो। वे दौड़ते हैं, जानते हैं कि अगर वे धीमे हुए तो उनका हाल मोती जैसा होगा। सरपंच दयानंद और रामू हांफते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचते हैं। पेड़ के नीचे वही जगह है जहां उन्होंने पहला अलाव जलाया था और जहां शिवन की कब्र है। साया उनके ठीक पीछे है और उसकी मौजूदगी से हवा इतनी ठंडी हो गई है कि उनकी सांसों में तेज दर्द हो रहा है। रामू, तुम मशाल की गर्मी से साए को दूर रखो, मैं यहां खोदता हूं। सरपंच तेजी से जमीन खोदना शुरू करते हैं। जमीन बर्फ जैसी सख्त है, लेकिन वे पूरी ताकत से फावड़ा मारते हैं। रामू हाथ में जलती हुई मशाल लिए साए को दूर रखने की कोशिश करता है। साया अब सीधा मशाल पर हमला करता है। गर्मी, मेरी दुश्मन। साया मशाल के पास आता है। उसकी ठंडी शक्ति मशाल की लौ को झुकाने लगती है। रामू को लगता है जैसे उसके हाथ जम रहे हों और मशाल उसके हाथ से फिसल रही है। मशाल की रोशनी धीमी पड़ने लगती है। सरपंच साहब, जल्दी, ये मशाल बुझने वाली है। ये मेरी सारी गर्मी खींच रहा है। सरपंच पसीना बहाते हुए जमीन में एक सख्त चीज से टकराते हैं। मिल गया, लकड़ी का संदूक, उसकी कब्र। रामू, फेंक दो उस चीज को। रामू हिम्मत करके मशाल को साए की ओर फेंक देता है। साया मशाल को देखता है और उसे बुझाने के लिए उस पर झपटता है। इस पल में रामू और सरपंच बिना समय गवाए संदूक को निकालने की कोशिश करते हैं। साया मशाल को बुझा देता है और अब बरगद के नीचे अंधेरा और भयंकर ठंड छा जाती है। साया गुस्से से सरपंच और रामू की तरफ मुड़ता है। इसमें क्या है? संदूक के अंदर उन्हें सूखी लकड़ियां नहीं, बल्कि एक छोटा जला हुआ मिट्टी का दिया और एक पुराना जला हुआ कंबल मिलता है। ये वे चीजें हैं जो शिवन ने अपनी आखिरी राहत में गर्मी पाने के लिए इस्तेमाल की थीं। पुजारी जी ने कहा था, फिर से आग, इसे इसकी गर्मी वापस चाहिए। सरपंच अपनी जेब से माचिस निकालते हैं। उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही हैं और उन्हें माचिस जलाने में मुश्किल हो रही है। पहली तीली टूट जाती है। साया अब बहुत नजदीक है, लगभग उन पर हमला करने को तैयार। उसके शरीर से निकल रही ठंड इतनी तेज है कि सरपंच की सांस रुकने लगती है। जल जा! माचिस की तीली छोटी सी लौ पैदा करती है। सरपंच उस लौ को तेजी से मिट्टी के दिए के पास लाते हैं। साया अंतिम हमले के लिए चीखते हुए आगे बढ़ता है। सरपंच की उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन वो किसी तरह माचिस की दूसरी तीली को दिए के पास लाते हैं। साया उन पर हमला करने के लिए ठीक ऊपर पहुंच चुका है। उसकी असहनीय ठंड दोनों को लगभग बेहोश कर रही है। ले शिवन, अपनी गर्मी वापस ले। जैसे ही माचिस की लौ मिट्टी के दिए को छूती है, दिया तुरंत जल उठता है और वो छोटी सी लौ अचानक बहुत बड़ी और तेज हो जाती है। ये लौ सामान्य आग जैसी नहीं है, ये शुद्ध पवित्र ऊर्जा जैसी लगती है। साया, जो अब हमला करने वाला था, तेज दर्द से पीछे हटता है। वो एक भयंकर चीख निकालता है, एक ऐसी चीख जो कांच के टूटने और बर्फ के पिघलने जैसी आवाज का मिश्रण है। ये खत्म हो रहा है। अंत में साया एक छोटी तेज रोशनी में बदल जाता है और वो रोशनी मिट्टी के दिए में समा जाती है। दिए की लौ अब शांत हो जाती है, लेकिन वो स्थिर और गर्म जल रही है। बाहर की भयंकर ठंड एकदम से गायब हो जाती है और हवा सामान्य हो जाती है। हो गया, शिवन शांत हो गया। वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, अत्यधिक थके हुए लेकिन सुरक्षित। उनका ध्यान अब भी जलते हुए दिए पर है। दिया शिवन की अंतिम शांति का प्रतीक बन चुका है। सुबह का पहला प्रकाश गांव की गलियों को छू रहा है। पुजारी त्रिलोकी और अन्य ग्रामीण चौपाल पर बैठे हैं। कालू, जिसे रात भर अत्यधिक ठंड लगी थी, अब पसीना बहा रहा है और धीरे धीरे होश में आ रहा है। आप दोनों वापस आ गए और आप जिंदा हैं। मैंने महसूस कर लिया था भोर से पहले ही शांति लौट आई थी। सरपंच और रामू चौपाल पर बैठते हैं। कालू आंखें खोलता है। क्या हुआ था? मुझे बहुत ठंड लगी थी। मंगरू,
और मोती कहाँ है? रामू और सरपंच दुख से एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि वे मंगरू और मोती को नहीं बचा पाए। कालू, वे शहीद हो गए। उन्होंने गांव को बचाया। हम आज से इस गांव में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ठंड से किसी की मौत नहीं होगी। पुजारी त्रिलोकी बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत जलते हुए दिए को देखते हैं। वो दिया शिवन की कब्र के ऊपर रखा हुआ है। अब शिवन शांत है। हमने उसे वो गर्मी दी जिसके लिए वो तरस रहा था। गांव में सूरज पूरी तरह निकल आता है। चौपाल पर गांव वाले बीते हुए भयानक कल की यादों और बलिदान के साथ एक नई सुबह का स्वागत करते हैं।